कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एक नई क्लास करते हैं, एक नए अप्रोच के साथ करंट अफेयर का। इस क्लास की क्या विशेषता रहेगी कि इस क्लास में हम लोग जो अप्रैल माह के जो इम्पोर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, उनको देखेंगे जो स्टेट पीएससी स्पेसिफिक है, खास तौर पे यूपी पीएससी के लिए। डेट तो आप लोगों ने देख ही ली होगी 24 अक्टूबर की, ठीक है। और बाकी जो पिछली वीडियोस की जो पीडीएफ थी हमने शेयर कर दिया है आपके अभ्युदय के जो ऑफिशियली ग्रुप पे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं वन लाइनर करंट के लिए। कभी कभी क्या होता है कि स्टेट पीएससीज या छोटे एग्जाम में वन लाइनर करंट ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी तक हम लोग करंट अफेयर की अप्रोच दूसरी रखे थे, अब हम लोग वन लाइनर को भी थोड़ा सा फोकस में रखेंगे। एक और चीज़ हम लोग करेंगे कि अब आपको हर वीक में एक क्लास कंटेम्प्रेरी मुद्दों पे मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि जो वर्तमान में चल रहा है, मान लीजिए इजराइल और फ़िलिस्तीन विवाद, हमास वाला जो अटैक हुआ था, या फिर इंडो चाइना रिलेशंस में जो कुछ घटनाएं घटती हैं उसको लेके चलेंगे। तो वो थोड़ी सी लंबी लेक्चर रहेगी। उसमें क्या होगा, आपको बैकग्राउंड के बारे में भी बताया जाएगा रिलेशंस के, और उससे जुड़ी हुई जितनी करंट की बातें रहेंगी उनको भी समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, ये पीसीएस स्पेसिफिक है बेसिकली। तो जो वन लाइनर हैं हमारे अप्रैल 2021 के, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, 2020 नहीं 2021 के, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जो देश संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक को कोविड-19 का जो टीका है उसकी 2 लाख खुराकें दिया है। बड़ा चर्चा में रहा था, अप्रैल माह का न्यूज़ है कि जो देश यूएन पीस कीपिंग जो फोर्स हैं उनको 2 लाख टीके दिए थे, 2 लाख टीके। वो कौन सा देश है आप लोग सोचिए, वो भारत है, ठीक है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग फोर्स को क्या दिया था, 2 लाख कोविड की जो वैक्सीन है वो दी थी। अब दूसरा एक आप लोग सुने ही होंगे, बड़ा चर्चा में भी था, एवरगिव। ये क्या है, एवरगिव क्या है, जो हाल ही में खबरों में बना हुआ। तो ये कार्गो शिप था। ये कार्गो शिप कहाँ फंस गया था, स्वेज नहर में। स्वेज नहर में फंस जाने से क्या हुआ, पूरा के पूरा वो रूट ब्लॉक हो गया। और ब्लॉक होने के कारण क्या हुआ कि जितना भी व्यापारिक गतिविधियां हैं उससे पूरी तरीके से बाधित हो गई। तो ये बड़ा चर्चा में रहा है, तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा, क्या नाम था, एवरगिव। अब बात करते हैं कि अभी हाल में क्या हुआ। वर्ल्ड बैंक के अनुसार एक रिपोर्ट आई कि उसके अनुसार क्या था कि पूर्वी एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में, पूर्वी एशियाई जो मैप देख लीजिएगा आप लोग, तो पूर्वी एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में, यहाँ प्रशांत सागर है, ये आपका पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र है। तो इस पूरे क्षेत्र में जो मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इकॉनमी कौन है, जो आर्थिक वसूली कर सकती है, जो सबसे ज़्यादा लीडिंग इकॉनमी बन के उभरी है इस कोविड दौर में, वो कौन सी है। तो ऑब्वियस सी बात है, चाइना। पहले तो वहाँ पर कोविड का इतना बड़ा प्रकोप हुआ, उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व को कोविड महामारी दी, और उसके बाद वो अपने आप को सही कर लिए, और आज वो आर्थिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बड़े ही मजबूत हैं। कहाँ पर, ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन में। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो इसमें पूछ क्या सकता है, या तो किसी देश का नाम पूछ सकता है, या फिर पूछेगा किसने ऐसा कहा है, तो वर्ल्ड बैंक रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस भारतीय दिग्गज गायक ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता है। और यह महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार भी है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है आशा भोसले को। किसे मिला है, आशा भोसले जी को महाराष्ट्र का जो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, वो मिला है अभी हाल ही में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले की तरफ कि भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है, जिसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा जाएगा। ये भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। जियो सिंक्रोनस जो पूरा आपका जो सिस्टम है, आप लोग साइंस टेक में अभी डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि ये किस टाइप की सेटेलाइट होती हैं, क्या है कम्युनिकेशन सेटेलाइट क्या है, ये सब आप लोग अभी टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सी है कौन सा भारत का उपग्रह है, तो ये है आपका नाम, बस इसका याद रखिएगा, GISAT-1, ठीक है, GISAT-1 इसका नाम याद रखिएगा। भारत का पहला है चूँकि, तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो साइंस वाले सेक्शन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं अभी क्या हुआ है हाल ही में कि एक सशस्त्र बल ने क्या किया है कि जो
उनके जो कुत्ते होते हैं, जो क्या कहते हैं बॉम्ब स्क्वाड वगैरह में आप देखे नहीं है, कुत्तों को यूज़ किया जाता है, तो उनको रिटायर भी किया जाता है एक समय के बाद। तो उन कुत्तों को थेरेपी कुत्तों के रूप में नियुक्त करेगा। कौन सा सशस्त्र बल है हम लोगों का? थेरेपी कुत्तों के रूप में नियुक्त करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस टाइप में भी पूछ लेगा। तो ये कौन है? ये है हमारी ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ITBP इसको करेगा। जो रिटायर्ड कुत्ते हो चुके हैं उनको वो थेरेपी कुत्तों के रूप में रखा जाएगा। अब आते हैं अगले पे, शांतिर अग्रसेना, शांतिर उग्रसेना 2021 एक एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है। ये किस देश के साथ हुआ है? शांतिर अग्रसेना, शांतिर अग्रसेना ये किस देश के साथ हुआ है? ये हुआ है बांग्लादेश के साथ। कल हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे थे, जैसे नेपाल के साथ कौन सा होता है? सूर्य किरण। चाइना के साथ कौन सा होता है? हैंड इन हैंड। ठीक है, इस तरीके से आप लोग मिलिट्री एक्सरसाइज जरूर याद रखिएगा। तो अभी बांग्लादेश के साथ कौन सा हुआ है? शांतिर उग्रसेना। अब आते हैं, हाल ही में मियामी ओपन पुरुष टेनिस खिताब किसने जीता है? हाल ही में मियामी ओपन पुरुष टेनिस खिताब किसने जीता है? ये इंपॉर्टेंट है। होबर्ट हुरकैग्स ने मियामी ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप जीता है। UPPCS वाले ध्यान से सुने कि ये जो टेनिस का खिताब है या फिर स्प्रिंट है, इस टाइप के गेम से हमेशा वो क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर में करंट के अगर आप लोगों को करंट का ट्रेंड UPPSC का भी समझना है तो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2020 का या 19 का उठाइएगा और देखिएगा कि किस टाइप के करंट वो पूछते हैं। बस वही टॉपिक हमको कवर करना है करंट अफेयर्स में, तो इससे बड़ा आसान हो जाता है करंट अफेयर्स भी पढ़ना। अब बात करते हैं, किस विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालयों की एकेडमिक रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच में पहला स्थान प्राप्त किया है? ये है कोलकाता यूनिवर्सिटी। AIWU 2020 का एक रैंकिंग आई है जो यूनिवर्सिटीज़ में कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, तो उसका जो आया है रिजल्ट, उसमें ये पहला रैंक प्राप्त किया है कोलकाता यूनिवर्सिटी ने। कोलकाता यूनिवर्सिटी भारत की प्रथम रैंकिंग में आई है, किसमें? ARWU में। उसके बाद करते हैं कि अभी हाल में क्या किया है कि जो इंडियन नेवल फोर्सेस हैं, इंडियन नेवी के लिए जो उनके जहाज़ हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक मिसाइल विकसित किया गया है। वो कौन सा है? चैफ मिसाइल विकसित किया है। किसने किया है? DRDO ने। मान लीजिए कि नेवी की कोई जहाज़ है, फ्रीगेट है, वो तट पे है, उस पर अगर कोई अटैक करता है तो ये चैफ जो है उसके जो मिशन को उसको डिटेक्ट करेगी, फिर बाद में उसको ख़त्म कर देगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 2021 के फोर्ब्स रिच सूची में कितने भारतीय अरबपतियों को रखा गया है? फोर्ब्स की एक लिस्ट आई थी। फोर्ब्स किस लिए फेमस है? वो मैगजीन में क्या होता है, जितने भी वर्ल्ड के अमीर आदमी होते हैं, बिलियनियर होते हैं, उनके सूची होती है। तो अभी सूची आई है, उसमें बताया गया है कि किन किन कंट्रियों में कितने अरबपति हैं, किन किन कंट्रियों में कितने अरबपति हैं, और उस आधार पर रैंकिंग निकाली गई है। ठीक है, तो उसमें भारत का भी आया है। तो भारत में कितने लोग हैं अरबपति, उसकी सूची दी गई है। तो वो सूची में देखा जाए तो भारत के टोटल 140 लोग अरबपति लोगों में शामिल हैं। कितने? 140 लोग। और पहला देश कौन है जिसके पास सबसे ज़्यादा अरबपति लोग हैं? बहुत स्वाभाविक बात है, पहले रैंक पे आएंगे हमारे USA। लगभग यहाँ 730 के करीब अमीर लोग हैं, 730। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे हमारा चाइना है, चीन। यहाँ पर 670 के करीब अरबपति लोग हैं। और भारत में कितने हैं? भारत का रैंक आता है 3rd। नोट करते चलिएगा, पता चला रैंक ही पूछ लिया कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा अरबपति रहते हैं। तो 3rd पे कौन है? भारत। और भारत में कितने अमीर आदमी हैं? 140। ठीक है, तो भारत में अमीरों की संख्या 140। सोचिए कितनी विचित्र बात है। एक तरफ हम लोग देखते हैं कि भारत तीसरे रैंक पर है अरबपतियों की सूची में, सबसे ज़्यादा अरबपति लोग भारत में रहते हैं, तीसरे नंबर का देश है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो लगभग 15 करोड़ की जो आबादी है वो BPL के अंदर में आती है। उनके पास जो
आधारभूत चीज़ें हैं उनका भी अभाव है। तो इसी को कहते हैं असमानता। तो भारत में असमानता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। तो टोटल कितने ये भारत में कितने अरबपतियों में कितने लोग हैं? 140। पहले रैंक पे कौन है? अंबानी जी। अब आते हैं, रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको पुनर्वित्तीयन के लिए यानी उनको रीफाइनेंस करने के लिए एक इन्होंने आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के तहत ये कितना रुपए दे रहे हैं, वित्तीय संस्थाओं को कितना रुपए देंगे पुनर्वित्तीयन के लिए? तो 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए देंगे। ये किसको? जितनी भी भारतीय वित्त संस्थान है, जितनी वित्तीय संस्थान है उनको। ठीक है, कभी कभी इकॉनमी वाले सेक्शन में इस तरीके के डेटा भी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, 7 अप्रैल को नरसंहार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया था। ये 7 अप्रैल को जो नरसंहार दिवस मनाया गया है, ये किस देश में ऐसा नरसंहार हुआ था जो इतना मनाया जाता है? तो ये हुआ था रवांडा में। रवांडा में नरसंहार हुआ था, उसी की याद में 7 अप्रैल को विश्व अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। ठीक है, अब बात करते हैं, आयुष मंत्रालय ने क्या किया है कि पशु चिकित्सा में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक नियामक तंत्र विकसित करने के लिए किस मंत्रालय से समझौता किया है? यानी आयुष मंत्रालय क्या चाह रहा है? अभी तक क्या होता था कि एलोपैथी यूज़ होती थी पशु चिकित्सा के लिए, तो आयुष मंत्रालय चाह रहा है कि आयुर्वेद का भी प्रयोग किया जाए, किसमें? पशुओं की चिकित्सा के लिए। अब पशु चिकित्सा के लिए अगर आयुर्वेद का इस्तेमाल हमको करना है तो एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए ना, रेगुलेट करने के लिए। उस नियामक तंत्र को बनाने के लिए एक मिनिस्ट्री से इन्होंने समझौता किया। वो मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, याद रखिएगा इस बात को। कैसे कि आयुर्वेद का इनको यूज़ करना है। कहाँ पर करना है आयुर्वेद का यूज़? पशुओं की चिकित्सा में। अब पशुओं की चिकित्सा के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनती है ना, कोई भी चीज़ ऐसे तो लागू की नहीं जाएगी, उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी। उस रेगुलेटरी बॉडी के लिए किस मंत्रालय से समझौता किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, ये क्वेश्चन एक और भी पूछ सकता है कि पशुओं की चिकित्सा में किस नई विधा का प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है? तो आपको बताना है आयुर्वेद। अब बात करते हैं, प्रवासी श्रमिकों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, PDOT कहते हैं इसको। प्रवासी श्रमिकों के लिए क्या किया गया? प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। जो आ रहे हैं उनको उनकी सही पहचान की जा सके, उनको ट्रेनिंग दिया जा सके। किस लिए? कि जहाँ पे वो पहुँच गए, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश बिहार के अपने जनपदों में पहुँच गए, तो वहाँ भी उनको कुछ रोज़गार दिलाया जा सके, क्योंकि उनकी नौकरियाँ तो चली गई, क्योंकि वो आ गए थे। तो इस संदर्भ में तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ऐसा क्यों हुआ? अब जैसे मान लीजिए कि लॉकडाउन हुआ था, तो अब ये नेशन वाइड की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है कि सऊदी में बहुत ज़्यादा हमारे प्रवासी मजदूर हैं, या मान के चलिए कि अमेरिका में हैं, अब वो लोग भी आ रहे हैं, तो उनको हम कैसे भारत में सेट करेंगे, इसके लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है PDOT। तो इसमें नॉर्मली जो है, अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो आप क्या लगा देंगे? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लगा देंगे। ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ना लगा के आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लगाना है। ठीक है, विदेश मंत्रालय की एक बेसिकली योजना है। किस विकास बैंक ने चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है? यानी चेन्नई कन्याकुमारी तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उसी कॉरिडोर के लिए, अब कॉरिडोर के लिए फंडिंग कौन कर रहा है? कौन सा बैंक कर रहा है? तो याद रखिएगा ADB कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और बाकी हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी बात कर चुके हैं, करंट अफेयर के ही लेक्चर में है, तो प्रीवियस वीडियोज़ में आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह में। अब आइए, किस भारतीय संगठन ने उपभोक्ता विश्वास सूचकांक प्रकाशित किया है? यानी कंज्यूमर का जो है, कंज्यूमर रिलायबिलिटी इंडेक्स कह सकते हैं, ये किस संगठन ने किया है? तो ये RBI ने किया है। RBI ने सूचकांक प्रकाशित किया है।
अब बात करते हैं अगले पे कि क्लियर ट्रिप कंपनी है उसका अधिग्रहण किया है। किस ई कॉमर्स भारतीय कंपनी ने क्लियर ट्रिप कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, सोचिए क्या है। तो इसका जो किया है वो है किया है फ्लिपकार्ट ने, फ्लिपकार्ट ने। और ये बात आपको पहले ही पता होगी कि फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण कौन किया है? तो ये किया है वॉलमार्ट ने, अमेरिका की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट ने। ठीक है, आजकल आप लोगों को लग रहा होगा ना कि फ्लिपकार्ट की सर्विस बड़ी सुधर गई है पहले के कंपेयर में, तो उसका कारण यही है, वॉलमार्ट अब उसका पूरा देख रहा है। मानस ऐप बड़ा चर्चा में रहा, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म ही जान लीजिए। मानस ऐप बहुत चर्चा में रहा, क्या है मानस ऐप? तो मानस ऐप मेंटल हेल्थ, इसका जो फुल फॉर्म है वो है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम। ये किस लिए है? हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा इसको चालू किया गया था, मेंटल हेल्थ के चेकअप के लिए है। वो ऐप आप मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे, उससे आपको पता रहेगा कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, क्या है, वो उसके कुछ फीचर हैं। उसको आप लोग अगर मन होगा तो उसको डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा। बाकी मानस ऐप का कभी आपसे पूछ ले कि मानस क्या है, या इस टाइप से पूछ ले, मानस का फुल फॉर्म ही पूछ ले, या मानस से संबंधित पूछ ले किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप पता चला मानस ऐप लिखा तो आपके दिमाग में आया कि ऐसा तो नहीं है जो नेशनल पार्क है उससे रिलेटेड है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि नहीं नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पे। किस संस्थान ने आईपी गुरु नामक एक विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया है? तो निक्सी इंस्टीट्यूट द्वारा आईपी गुरु नामक एक विशेषज्ञ पैनल, एक कमेटी बनाई है निक्सी इंस्टीट्यूट द्वारा। हाल ही में, अब ये तो करंट में मैं कराया भी हूँ, कि हाल ही में संपन्न भारतीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? विषय क्या था जिसमें राजनाथ जी शरीक हुए थे? रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर, रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर इसका थीम था। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अगले पे आते हैं। अंटार्कटिका का एक मिशन है ISEA को 40 वैज्ञानिकों का एक अभियान शुरू किया जा रहा है। 40 वैज्ञानिकों का अंटार्कटिका में एक अभियान शुरू किया जा रहा है। किस मंत्रालय द्वारा? भारत शुरू कर रहा है पहली बात अंटार्कटिका के लिए, और किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। जितनी भी ये सब चीज़ें होती हैं रिसर्च वगैरह की, ये सब काम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ही करता है। उसके बाद करते हैं, ये भी हम लोगों ने पिछले करंट में पढ़ा है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया? इसमें तो इसको अगर ऐसे पूछा जाए तो बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे। जेंडर संवाद कार्यक्रम है तो लोग क्या कहेंगे जानते हैं? कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कर देंगे। बहुत से लोग क्या कहेंगे कि जेंडर की बात है तो जनजातीय मंत्री कर रहा है। समझ गए? इस तरीके के कई तरीके के आप मार सकते हैं ऑप्शन। तो इसको याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर रही है। और ये मैं बताया था डिटेल में कि इसको क्यों किया जा रहा है। बेसिकली ये औरतों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं के लिए किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण के, उनको फाइनेंशियली मजबूत करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको ऑप्शन में मार दें। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाल ही में जेंडर संवाद कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस तरीके से 4 ऑप्शन बनाए तो आप कहेंगे यार महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, आप मार देंगे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ऐसा ये आंसर गलत होगा, इसलिए मिनिस्ट्री भी ध्यान रखे रहिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के साथ, अच्छा हुआ क्या है कि समुद्री पर्यावरण में हम लोग प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए अभी समझौता किए हैं। किस देश के साथ? भारत ने समझौता किया है। जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है हमारे इसमें ओशियन में, उसको कंजर्व करने के लिए हम किए हैं समझौता। किसके साथ? जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ हम लोगों ने समझौता किया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले पे आते हैं। AIIPOIP एक अनुदान कार्यक्रम है, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है, और इसमें उसने किस देश को शामिल किया है? किसको वो इससे फाइनेंशियली ऐड देगा, तो पैसा देगा? तो वो है भारत। अपना भारत महान, पैसा लेने के मामले में सबसे आगे होते हैं हम लोग। हर जगह चाहते हैं अनुदान मिल जाए। अनुदान का मतलब सस्ते दर पे लोन मिल जाए, अनुदान मिल जाए। चलिए अब आइए,
भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो आई आई थी वो किस राज्य में सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई की थी? जब कोविड चल रहा था, अप्रैल का की पूरी घटना है, आप सोचिए, कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी सोच लेंगे, क्योंकि अप्रैल में पूरे देश में उतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया था, लेकिन कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया, स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा थी कोरोना की। तो किस जगह पर ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी होगी? बहुत स्वाभाविक बात है, सोचिए, बस दिमाग लगाइए, आ जाएगा। अरे महाराष्ट्र में ही सबसे पहले स्टार्टिंग में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े, वहाँ पर सब बड़ी क्रिटिकल स्थिति हो गई थी। सबसे पहले लॉकडाउन इम्पोज भी वहीं पे करना शुरू कर दिया गया था, महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, बाद में हमारे उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो महाराष्ट्र इसका ऑप्शन है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से पहुँचाया गया जो ऑक्सीजन है सबसे पहले महाराष्ट्र में पहुँचाया गया। अभी एक चर्चा में रहे थे शिव सुब्रमण्यम रमन, हाल ही में खबरों में बने रहे। इनको अभी अध्यक्ष बनाया गया है। किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है? सिडबी का। और जब इस क्वेश्चन को मैं कराया भी था, साथ में ही मैंने इस सिडबी के बारे में पूरा डिटेलिंग की थी, और वो उसके बाद पीडीएफ आप लोग को शेयर किया था। उसमें आप अगर पढ़ेंगे तो आपको सिडबी के बारे में भी मिल जाएगा, कौन नियुक्त हुआ था वो भी मिल जाएगा। उसके बाद एमएसएमईज़ को भी मैं एक्सप्लेन कर दिया था उसी में, करंट में ही, कि क्या होती है एमएसएमई और किस तरीके से सिडबी काम करता है। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, तो इसको देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है। अब बात करते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया था, तो उसकी थीम क्या थी? बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है पृथ्वी दिवस, तो हमेशा कई बार उसका थीम पूछता रहता है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस 2021 मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है रीस्टोर आवर अर्थ। रीस्टोर आवर अर्थ इसकी थीम है, ठीक है, रीस्टोर आवर अर्थ। अब बात करते हैं WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? रैंकिंग और इंडेक्स से तो जान ही रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन आने ही आने एग्ज़ाम में, वो रेयरली होता है, वो हम हर साल यूपीपीएससी वगैरह में रैंकिंग को लेके पूछता है। तो भारत की क्या रैंकिंग है? भारत की रैंकिंग है इसमें 87th। ये भी कराया था मैं उस समय आप लोगों को। पुरान कुछ मत क्या कीजिए, जितना आपको पीडीएफ बना के दे रहा हूँ अपने स्तर से तो मैं बना के दे ही रहा हूँ, उसको एक बार पलट लिया कि 10 मिनट लगेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये सब क्लासेस मैं रिवीजन के लिए ही आप लोग के बेसिकली करा रहा हूँ कि रिवीजन हो जाए, फिर मैं आऊँगा तो जैसे मई हो गया, जून हो गया, अब इस पर बढ़ूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं एनएससी का एक सूचकांक है जिसने 25 साल पूरे किए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक है, इंडेक्स है, जिसने अपने 25 साल पूरे किए। वो कौन सा है? निफ्टी 50। एक बार तो यूपीपीएससी में क्वेश्चन ही पूछ लिया था, निफ्टी में कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, कितनी कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया, इस टाइप की चीज़ें पूछा हुआ था। तो सूचकांक कौन सा है जो 25 साल पूरे किया है? निफ्टी 50। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार एग्ज़ाम के लिए, यूपीपीएससी 2021 के लिए तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद आइए 31वां क्वेश्चन देखते हैं कि WHO द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था। वो कार्यक्रम क्या था? टीकाकरण प्रोग्राम। इसके तहत क्या था? एक सेकंड, टीकाकरण प्रोग्राम वाला तो हाँ ठीक है। तो WHO द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें क्या है कि युवाओं को, जो यूथ को कोविड-19 के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जा रहा है। WHO द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें क्या है, जितने यूथ हैं तो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ेगा बाद में, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार किया जा रहा है। वो क्या है? वो है ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन क्या है? WHO द्वारा एक कार्यक्रम है उसके तहत क्या है कि जो यूथ हैं, यूथ को कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, उसका मुकाबला करने के लिए चलाया जा रहा है। अभी ये चर्चा में रहा कोडेक्स, भी चर्चा में बड़ा रहा। क्या है ये कोडेक्स? ये एक फूड स्टैंडर्ड का मानक है, ठीक है। तो फूड स्टैंडर्ड से रिलेटेड है ये। अब हम लोग बात करते हैं नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस, जो हाल ही में खबरों में रहा,
ये किससे संबंधित है, किस संगठन से संबंधित है, नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस। ये यूनेप का एक प्रोग्राम है, यूनेप से संबंधित है। ये एक संगोष्ठी हुई थी जिसमें यूनेप ने बात की, बैंकों को बोला, ठीक है। तो इस तरीके से बैंकों को जोड़ने का प्रयास किया। तो ये यूनेप का एक प्रोग्राम है, नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अब बात करते हैं, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त योजना की घोषणा की ताकि विकासशील देशों को जलवायु वित्त को दोगुना किया जा सके। अभी एक देश ने बोला है कि भाई जो जलवायु परिवर्तन को लेकर विकासशील देशों का जो फंड है जो विकसित देश देते हैं उसको दोगुना किया जाए। यूएसए ने बोला है, बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं विकासशील देशों को फंड के देने के नाम पे, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के नाम पर। अभी एक क्या हुआ है कि यूनिकॉर्न नाम का एक पिंड खोजा गया है, पिंड कह सकते हैं या क्षेत्र कह सकते हैं, ये खोजा गया है जो पृथ्वी से 1500 प्रकाश वर्ष दूर है। क्या है ये यूनिकॉर्न? ये यूनिकॉर्न और कुछ नहीं है, ये है हमारा ब्लैक होल। ब्लैक होल का नाम इन लोगों ने यूनिकॉर्न रख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अभी नासा का एक हेलीकॉप्टर है जो कहाँ पहुँचा है, इसका नाम है इनग्यूनिटी। ये कहाँ पर पहुँचा है ये हेलीकॉप्टर? तो ये मार्स पे पहुँचा है, मंगल ग्रह पे। वहाँ पर इन्होंने, नासा का ये हेलीकॉप्टर है जिसे इन्होंने मंगल ग्रह पे उतारा है। इसका नाम क्या है? इनग्यूनिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, नासा के प्रोग्राम तो अक्सर पूछता रहता है। 2021 के विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या थी? रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट। रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट। 2021 की मलेरिया की थीम रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने, अभी क्या हुआ, जैसे जर्मनी ने, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या किया, जर्मनी ने जो नामीबिया में नरसंहार हुआ था उसको लेकर मान्यता दी कि हाँ भाई हम लोगों ने की है। उसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक नरसंहार को मान्यता दी जो अर्मेनिया में हुआ था। अर्मेनिया में एक नरसंहार हुआ था, उसे जो 1915 में हुआ था उसको मान्यता दी है कि हाँ ये बड़ा एक नरसंहार था। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? चांडलर गुड गवर्नमेंट, गवर्नेंस नहीं, गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, गवर्नमेंट भी हमारी बड़ी मजबूत है, तब भी हमारी रैंक 49 है। बड़ी दुख की बात है। उसके बाद प्रोजेक्ट दंतक जो हाल ही में खबरों में रहा तथा बीआरओ की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है, किस देश में चलाया जा रहा है? एक प्रोजेक्ट दंतक है। दंतक ये बहुत लंबे समय से चल रहा है प्रोजेक्ट, ये नेहरू जी के टाइम से चल रहा है, अभी जाके हाल ही में ख़त्म किया गया है दंतक को। तो ये कहाँ पर चलाया जा रहा है? भूटान में चलाया जा रहा है। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या होता है? बॉर्डर साइड पे रोड का डेवलपमेंट करना, वो इसको बना रही है। बीआरओ बना रही है कहाँ पर? भूटान में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क अपराधों को रोकने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आप लोग ध्यान दिए होंगे कि कस्टम में सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है कि वहाँ पर क्या है, स्मगलिंग भी हो रही है। स्मगलिंग और इस तरीके की चीज़ों को बहुत तेज़ी से बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए भारत ने समझौता किया है किस देश के साथ? यूके के साथ, ब्रिटेन के साथ समझौता किया भारत ने। किस लिए? कस्टम में जो अपराध हो रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है, इन सब सारी चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, हाल ही में NEO-01 रोबोट लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है अंतरिक्ष से मलबा हटाना। स्पेस गार्बेज कहते हैं ना, बहुत चर्चा का विषय रहता है। टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में आप लोग पढ़ेंगे कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है, अंतरिक्ष मलबे के बारे में। तो ये एक रोबोट है जो इस अंतरिक्ष मलबे को हटाएगा। अंतरिक्ष मलबा बनता कैसे? जो सेटेलाइट वगैरह हमारी होती हैं, तमाम देशों की होती हैं, वो क्या होता है, उनका एक टाइम पीरियड होता है, एक समय के बाद वो काम करना बंद कर देती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उसको ले आके हम लोग फिर से भारत में लाते हैं, मतलब हम लोग अर्थ पे लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो वहीं पड़ी रहती है, धीमे धीमे वो वहीं पर ख़राब होती रहती है और छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्टिकल में हो जाती है, और जितने हमारे जो सेटेलाइट वगैरह हैं फिर उनको वो नुकसान पहुंचाती है। इसी को हम अंतरिक्ष मलबा कहते हैं। इसके लिए NEO-01 रोबोट लॉन्च किया है। किस कंट्री ने किया है? तो ये किया है चाइना ने।
हम लोग यहाँ कोविड महामारी से लड़ रहे हैं, चाइना बताइए वहाँ पर अपना रोबोट बनवा रहे हैं। हम लोग बात करते हैं B.1.617 क्या है, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया। ये कुछ नहीं है, कोविड-19 का वेरिएंट है जो म्यूटेट हुआ था कोविड, वो है। अभी एक बात और याद रखिएगा, जितने भी म्यूटेट होके आपको कोविड के दिख रहे हैं वेरिएंट, उसको ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है इस तरीके का पूछ ले एग्ज़ाम में। एशियाई विकास बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित विकास दर कितनी क्या रहेगी। एडीबी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या रहेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जितने लोगों ने प्रपोज किया है भारत का, जैसे हमने कराया है पिछले लेक्चरों में, IMF, वर्ल्ड बैंक, उसके बाद आपका मूडी, ठीक है, मूडी, इस टाइप की जो संस्थाओं ने कराया है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। 11% ग्रोथ रेट रहने की बात कही है इस वित्तीय वर्ष में 2021-22 में, ठीक है। अब बात करते हैं WHO तथा उनके सहयोगी कौन है, यूनिसेफ और गावी। गावी क्या है, ये पूरा वैक्सीन बनाने का काम करते हैं। तो यूनिसेफ और गावी द्वारा एक टीकाकरण एजेंडा प्रोग्राम चलाया गया है। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। टीकाकरण एजेंडा का लक्ष्य क्या है, 50 मिलियन लोगों को बचाने का लक्ष्य है। 50 मिलियन लोगों को बचाने का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य कब तक है, 2030 तक। 2030 तक इतने लोगों को, कितने लोगों को, 50 मिलियन लोगों को बचाने का लक्ष्य है। और कौन कौन सी संस्थाएं इसमें शामिल हैं, तो यूनिसेफ और गावी, ये ज़रूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड जीता है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड जीता है। ये जीती है धनलक्ष्मी, इंपॉर्टेंट है, धनलक्ष्मी। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश को 2020 में बाल एवं मृत्यु दर में वृद्धि देखने को मिलेगी। एक प्रपोज किया है यूएन ने प्रपोज किया है। यूएन ने ये बताया है कि भारत में 2020 में एक तो बाल का मतलब 0 से 6 साल के बच्चे और मातृ मृत्यु दर, ये बहुत तेज़ बढ़ने वाली है। तो ये पूछ सकता है कि ये बात किसने कही है, तो पता चला एग्ज़ाम में दे दिया WHO ने कही है मरने को लेके, या अन्य किसी संस्था का नाम दे दिया, और यूएन ने कहा है। मरने की बात आएगी तो लोग कहेंगे कि कुछ नहीं, WHO बोला होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विनिर्माण के लिए सरकारी समिति बनाई गई है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हमको करना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ करना है, उसके लिए एक कमिटी बना रहे हैं। वो कमिटी का अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं पीयूष गोयल जी। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अब शॉर्ट में, कम समय में अपना अप्रैल का एक जो महत्वपूर्ण जितने थे उनको वन लाइनर के रूप में कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे जब करंट की तरफ, तो उसमें क्या होगा कि अब कुछ डिटेलिंग भी रहेगी, जैसे किसी मुद्दे को लेके कि इंडो फिलिस्तीन विवाद और इस टाइप की चीज़ें, और हमारा वन लाइनर भी रहेगा, MCQ भी रहेगा, और आपका जैसे करंट पहले चलता था कि टॉपिक जो आया है चर्चा में है उसका बैकग्राउंड भी बताते हुए चलेंगे। तो ये 3-4 अप्रोच के साथ हम लोग करंट ख़त्म कर लेंगे। हम लोग का कोशिश रहेगा कि भाई हम लोग एग्ज़ाम से पहले लगभग जनवरी से लेके सितंबर तक का करंट ख़त्म कर लें, क्योंकि 10 अक्टूबर को UPSC है और 24 को UPPSC। और ऐसा नहीं है, ये करंट आपके जितने वनडे एग्ज़ाम हैं उसमें भी काम देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला सेक्शन ख़त्म होता है। उसके बाद मैं अभी इस PDF को शेयर भी कर दूंगा, उसमें अगर कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक या इस टाइप की चीज़ें हैं तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है।